नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज नेशनल में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला शुरू हो गई। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत बनाना और मिशन 2027 की रणनीति तैयार करना है। आपको बता दें, इस कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कार्यशाला सभी जिलों के अध्यक्षों, महामंत्री और प्रमुखों के नए जोश के साथ मिलकर काम करने का मौका दे रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्यकर्ता बूथ स्तर तक कड़ी मेहनत करे ताकि 2027 में उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बन सके। धामी ने सभी कार्यकर्ताओं से टीम भावना के साथ एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। जितने भी लोग अभी प्रदेश की संगठनात्मक जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी हैं। सारे लोग पहले से अनुभवी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। और चूँकि नया दायित्व मिलने के बाद फिर से कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2029 है, उन सभी के लिए टीम काम करेगी। इस टीम के जिम्मे बड़ा दायित्व आया है, तो हमें नए जोश के साथ सब लगे, ऐसा आह्वान करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्र हुए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि उग्रवादियों पर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। काशीपुर में पुलिस टीम पर हमले और प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा रही। आपको बता दें, वो छोड़े नहीं जाएंगे। अपराधी आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही निरोधी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच खबर भी सामने आई कि मुख्य आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कवायद शुरू कर दी। मुख्यमंत्री का कहना है कि हिंसा फैलाने वाले चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति की नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम। सर, सपा ने जिस तरह के दंगों में शामिल हो जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से लोगों को भड़काना और दंगा कराना, एक वर्ग विशेष के लोगों को उसके लिए उत्तेजित करना और एक माहौल खराब करना, ये किसी भी कीमत पर कोई भी जो है इसको ठीक नहीं मानेगा। उत्तराखंड में कतई जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही देहरादून में स्वदेशी अपनाने और जीएसटी की नवीन दरों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जन जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय बाजारों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुआवाला में व्यापारियों से मुलाकात के दौरान कहा कि 22 सितंबर से लागू हुई नई दरों का सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हुई, जिससे लोगों की बचत भी हो रही। उन्होंने इसे बचत उत्सव बताया और कहा कि इससे दुकानदारों की बिक्री भी बढ़ी है। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का भी इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए आभार जताया। जो लोकल व्यापारी हैं, तमाम जो ग्राहक, माइक नीचे करो, सब लोगों से आपने बातचीत की है। सर, किस तरह से देखा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों के हित में भाई नीचे कर लो ना यार, नीचे कर लो। हमारे लोग, आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, का चेहरा देखो, इसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी वर्गों से, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं, उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूँ। सभी ने मुझे बताया उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है। और जो जरूरतमंद चीज़ें, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे।
वहीं देहरादून में हर साल होने वाला विरासत महोत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं। विरासत महोत्सव का आगाज 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक होगा। आपको बता दें, इस महोत्सव में देवभूमि और अन्य राज्यों की संस्कृति की झलक भी दिखेगी। साथ ही शास्त्रीय नृत्य, संगीत, हस्तकला और शिल्प का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संस्थापक आर.के. सिंह ने भी बताया कि सफर 1995 से अनवरत जारी है। इस महोत्सव में देश भर के हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं, जबकि संगीत प्रेमी भारतीय शास्त्रीय संगीत और अन्य संगीतकारों का आनंद भी लेते हैं। आर.के. सिंह ने कहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजों का मिलना विरासत की मजबूती को दर्शाता है। इस महोत्सव में उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य और संगीत भी देखने को मिलते हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिनव नायक की खास रिपोर्ट। विरासत 2025 का आगाज अगले महीने से होने वाला है। 4 से 18 अक्टूबर तक यह जो आयोजन है यह B.R. अम्बेडकर स्टेडियम में होना है। हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी होगा। और इस वर्ष क्या कुछ खास रहेगा, हमारे साथ जो मुख्य आयोजन करता है आर.के. सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार विरासत में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विरासत लगते आया है। और इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार। अगर बात करें सर, इस बार जो है विरासत 2025 का अगले महीने जो है एक लगने जा रहा है, आयोजन होने जा रहा है। अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से 30 साल से विरासत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लग रहा है, तो अभी तक का सफ़र किस तरह से देखते हैं और इस बार क्या मुख्य आकर्षण रहने वाला है विरासत का? देखिए, ये जो सफ़र है ये आप लोग को ज़्यादा बढ़िया से पता होगा, क्योंकि हम तो सफ़र में थे और इसलिए पता नहीं चल पाता है। लेकिन द फैक्ट के एक जुम्बिश से लेके एक इतनी बड़ी झंकार ये बन गया और ये आज एफ्रो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल और सीरियस टाइप फेस्टिवल के रूप में उत्तराखंड में उभर करके आया है। ये अपने आप में इस जर्नी की भूमिका को व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो एक अनावश्यक रूप से भीड़ कहीं ना कहीं उमड़ जाती है उस पर भी कुछ लगाम लग सके। इस तरह का कोई आगे भविष्य में कोई प्लान है उसको लेकर? नहीं, ये कई वर्षों से हम लोग सोच रहे हैं और यहाँ के जितने उच्चाधिकारी हैं, चाहे मुख्य सचिव हों या डीजीपी साहब हों, इवन गवर्नर साहब ने भी आज कहा और कि जब तक ये अगर सोसाइटी में अगर ये इवेंट अपने आप में कुछ जनरेट नहीं करेगा तो इसको कब तक तमाम बड़े दिग्गज एक मंच पर मौजूद होते हैं राजधानी देहरादून, और न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड से लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। तरह तरह के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। लोगों को हर तरह का एक वातावरण मिलता है ताकि वो जिस तरह से इस वातावरण में आते हैं वो अपने जो जिस तरह से कह सकते हैं कि अपना जो सपना है उसको एंजॉय कर पाते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एनबी न्यूज़। प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी के अनुसार दीप्ति रावत भारद्वाज को भाजपा प्रदेश महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया। दीप्ति रावत भारद्वाज ने भाजपा मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। सभी कार्यकर्ताओं ने उनको पद पर नियुक्त होने की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें, दीप्ति रावत ने अपनी उपलब्धि को जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी व कार्य को करने के लिए वह सदैव प्रयासरत रहेंगी। साथ ही प्रदेश की सभी महिलाओं को भाजपा से जोड़कर पार्टी का कार्य करेंगे, जिससे निश्चित ही 2027 में अच्छे अंकों से भाजपा विजय होगी, जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं कहूँगी कि उपलब्धि के रूप में नहीं, इसको तो हम जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं। जब पार्टी का कोई ऐसा दायित्व मिलता है तो आपको दायित्व निभाना पड़ता है, और उपलब्धि तब होगी जब हम उत्तराखंड की महिलाओं को 100% मैं कहूँगी महिलाओं को, जिसको हम आधी आबादी कहेंगे, उस आधी आबादी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को 2027 में फिर से अच्छे नंबर से विजयी बना पाएंगे। मुझे लगता है वो हमारी उपलब्धि होगी, और अभी तो इसको एक कार्य मिला है और वो कार्य अच्छे से करना है हमें। बस वही। वहीं भारत सरकार की ओरिएंटल से जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव के बाद अब नया जीएसटी स्लैब लागू हो गया। देश भर में जीएसटी दरों में की गई कटौती को लेकर भी जन जागरूकता फैलाने और जनता को इसके सीधे लाभ की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने
आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई आवश्यक उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी स्लैब में कमी की, जिसका सीधा लाभ देश की जनता को मिलेगा। वहीं पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे कुटीर उद्योग, स्थानीय कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती होगी। देखिए, हम लोग जीएसटी जो सेकंड जीएसटी आया उसके लिए हम एक उत्सव के रूप में उस कार्यक्रम को मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां अनेकों प्रतिदिन की उपयोग की वस्तुओं को सस्ता किया है, उस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बाजार में गए, मेरा भी एक मार्केट में जाना हुआ और आज से लगातार 7 दिन तक हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर से लेकर वार्ड के सभासद लेकर विधायक सांसद तक प्रत्येक 7 दिन तक हर क्षेत्र के मार्केट में जाकर हम आग्रह करेंगे जीएसटी की छूट व्यापारियों को मिली है वो ग्राहकों तक उस छूट को पहुंचाएं। इस भाव के साथ सब लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में नकल माफियों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें नकल जिहादी करार दिया। उन्होंने कहा है कि इन नकल जिहादियों को पूरी तरह से खत्म करने तक वह चैन से नहीं बैठे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया, जो भी इस माफिया को साथ देगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ किया कि परीक्षा प्रणाली की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों की जगह सिर्फ जेल में होगी। मुख्यमंत्री के इस बयान का बीजेपी नेताओं ने भी समर्थन किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नकल जिहाद करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी कहा कि युवाओं की सरकार है और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबकी नजर इस मुद्दे पर है। उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा। अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके अलावा हम राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए। अध्यक्ष जी, आप आज जो सीएम साहब ने बात कही है कि हमारे प्रदेश में जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं नकल जिहाद यहाँ पर होने लग गया, तो ये बड़ी बात है। देखिए, निश्चित रूप से ये भूमि के अंदर जिहादियों ने हर बार नए विषय को लेकर देश के वातावरण खराब करने का प्रयास किया, चाहे वो थूक जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो। और जिस प्रकार से अब जो है नकल जिहाद भी एक षड्यंत्र इस प्रदेश में खड़ा हो रहा है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, निश्चित मैं कह सकता हूँ वो जिहाद के ही एक पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले लोग हैं। तो सरकार ने बहुत कड़ाई से इसको संज्ञान लिया है और इस प्रकार के जिहाद को किसी के द्वारा भी समर्थन होता है तो कड़े नकल कानून के तहत कड़ी से सीएम साहब ने किस तरह देखते हो? देखिए, नकल जिहाद आज देश दिल्ली के अपने हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बड़े कड़े कदम उन्होंने उठाए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो ऐसे व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जो अल्प समय के अंदर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं से क्या अपील है आपकी जो सड़कों पे बैठे हुए धरने पे? जो युवा हैं सड़कों पे बैठे हुए हैं वो निश्चिंत रहें कि ये सरकार युवाओं की सरकार है। इसके प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
65% युवा हैं, उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को, उनके भविष्य के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। उनकी भी बात सुनी जाएगी, उसका भी हल निकाला जाएगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही मुख्य सचिव आनंद बर्देदन ने वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, GSI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, सेंट्रल वाटर कमीशन आदि राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ लैंडस्लाइड न्यूनीकरण के संबंध में बैठक की। आपको बता दें, बैठक के दौरान सभी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ भूस्खलन न्यूनीकरण की समस्याओं के निराकरण पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी वैज्ञानिक संस्थानों को प्रदेश के अंतर्गत भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर प्रिडिक्शन मॉडल तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें एक इस प्रकार के मैकेनिज्म को तैयार किए जाने की आवश्यकता है जो सैटेलाइट इमेज और धरातल परीक्षण के बाद तैयार मॉड्यूल के आधार पर यह पूर्वानुमान लगाया जा सके कि कितने वर्ष होने तक किसी विशेष स्थान की भूस्खलन की संभावना है, ताकि हम निचले स्थानों को खाली कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंच सके। नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने देश और प्रदेश के अहम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत के दौरान अजय भट्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए GST रिफॉर्म को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि GST ने पूरे देश को एक कर प्रणाली में जोड़ने का काम किया। पहले जहां अलग अलग राज्यों में अलग टैक्स लागू होते थे, वहीं अब एक समान कर व्यवस्था से न केवल व्यापारियों को सुविधा मिली है बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिली। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार GST प्रणाली को और पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। वहीं उत्तराखंड में चर्चित SSSC पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर बेहद गंभीर है और देशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐतिहासिक कदम फिर से मोदी जी ने उठाया है, जो असंभव सा लगता था, किसी को विश्वास ही नहीं था। आज दुनिया की भी आंखें खुली की खुली रह गई। मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है, वो फिर से सत्य हुआ है। GST 28% जिस पर थी वो 18 में, 12% वाला 5 में, और आवश्यक वस्तुओं पर GST शून्य, लाइफ सेविंग जो दवाइयाँ हैं उन पर शून्य, LIC पर शून्य, ऐसे ही एक लिस्ट है जिस पर शून्य हुई है। अब आप देख लीजिएगा कि जो हमको दबाना चाह रहे थे, इससे उनकी भी आंखें खुल गई। अब हमारे देश की बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई, गरीब आदमी भी ज़्यादा सामान खरीद सकता है। हमारा विदेशी मुद्रा, स्वदेशी मुद्रा और लोगों के अपने भंडार पूरे भर गए हैं, ये मानिए आप भरने। वहीं कानपुर के रावतपुर के सैयद नगर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद अब यह मामला अन्य राज्यों और शहरों में भी चर्चा का विषय बन गया। उत्तराखंड के काशीपुर में भी इस विषय पर विवाद सामने आया था। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए कहा, पैगंबर के नाम पर इस प्रकार के कृत्य निंदनीय और गैर इंसानियत है। शांति को भंग करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब ने हमेशा अमन और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया और जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनके संदेश का पालन नहीं कर रहे। वो साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील की एक उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उस पैगंबर के नाम पे जो अमन और शांति और बराबरी और शोषण से के खिलाफ जिन्होंने काम किया हो, भाईचारे का काम किया हो, इंसानों में मोहब्बत पैदा की हो, उनके नाम पर, उस अवतार के पैगंबर के नाम पर आई लव मोहम्मद का नाम लेकर के इस तरह का ये कृत्य मैं समझता हूँ ये गैर इस्लामिक है, गैर इंसानी है और ये इसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र छुपा हुआ है जो शांति को भंग करना चाहते हैं। उनकी मैं निंदा भी करता हूं और प्रशासन से आग्रह भी करता हूं कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि जो मोहम्मद साहब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल न कर रहे हों, जो उनकी बातियों उनके कामों के उनके आदेशों के आज्ञाकारी न हो, उनकी आज्ञा का पालन न कर रहे हों, उन्हें कैसे आप ये कह सकते हैं कि उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वहीं उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से पहली बार सबसे ऊंची मैराथन होने जा रही। आपको बता दें, पिथौरागढ़ के पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र में पहली बार 14,500 फीट की ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित होगी। इसमें 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग भी हिस्सा लेंगे और प्रदेश के पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने इसको लेकर कहा है कि आगामी 2 नवंबर को राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली अल्ट्रा मैराथन सीमांत गांव गुंजी, जोलिगकांग, पर्वती कुंड, कुटी और काला पानी क्षेत्र से होकर गुजरेगी। और सचिव पर्यटन धीरज गर्ब्याल ने कहा कि इस आयोजन की 5 श्रेणियां 60 किमी अल्ट्रा रन, 42 किमी और 21 किमी, 10 किमी रन एवं 5 किमी रन रहेगी, जिसमें देश भर के एथलीट हिस्सा लेंगे। और मजबूत करने के लिए आप लोगों ने एक हाई एल्टीट्यूड मैराथन का प्लान बनाया। अब आप 2 नवंबर को उसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्या रूपरेखा रहेगी सर और किस तरीके का कार्यक्रम? उसमें देखिए, उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और आप ये कह सकते हैं कि एक तो 25वीं वर्षगांठ है हमारे राज्य स्थापना दिवस की, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे तो प्रदेश में हम लोग पहली बार एक हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और खैर इसकी घोषणा तो पूर्व में हो ही चुकी है, लेकिन 2 नवंबर को हमारा आदि कैलाश से ये हाई अल्ट्रा जो एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन है वो स्टार्ट होगी। तो 2 नवंबर को ये कार्यक्रम है और इसका प्रोमो रन जो है 21 तारीख को स्टार्ट होगा। वो आपके सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री आवास से और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। अब बनारस की गंगा आरती का अनुभव हरिद्वार के श्रद्धालु भी कर सकेंगे। जहां हरिद्वार के सर्वानंद घाट के पास भागीरथी बिंदु पर चेतन ज्योति घाट का उद्घाटन किया गया, जहां भव्य गंगा आरती का आयोजन भी किया गया। इस दौरान भजनों की प्रस्तुति भी की गई। आश्रम के साधकों ने विशेष पोशाक में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती प्रस्तुत की, जो देखने वालों को आत्ममुग्ध कर गई। इसी के साथ कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और साधु संतों ने इस भव्य गंगा आरती को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक नई अनुभूति होगा और स्नान पर्वों के दौरान हर की पौड़ी पे भीड़ का दबाव भी कम होगा। देखिए, निरंतर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और एक और घाट आज यहाँ पर आरती का शुभारंभ हुआ है विधिवत रूप से। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको एक सुविधा मिलेगी और जो श्रद्धा का भाव है उसका प्रचार प्रसार भी होगा। हमेशा देश में अनेक स्थानों पर गंगा जी की आरतियां प्रारंभ हुई हैं जी, विशेषकर 2014 के बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब किन्हीं पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने काशी को ही क्यों चुना है अपना चुनाव क्षेत्र, उन्होंने मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए आह्वान किया अपने सब संतों से, तमाम देश के नागरिकों से कि भाई आप जगह जगह पर गंगा जी की आरती कीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।